Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you mineral resources in this topic. In this chapter, I am going to take new topic, non-conventional source of energy. Beta, this it's also another name, non-traditional source of energy. Listen, okay? Listen carefully. Non-traditional source of energy, non-conventional source of energy, both are same. ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, जैसे कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये अपन रेगुलर यूज करते हुए आ रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल हो गए। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब हो गया जिनको अभी कुछ ही डेकेड्स पहले अपन ने स्टार्ट किया है यूज करना, तो उसी का ही अनदर नेम हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आ गया आपको जियोथर्मल आ गया, जियोथर्मल आ गया, न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, और विंड मिल्स आ गया, विंड मिल्स आ गया, सोलर एनर्जी आ गया। ये जो हैं सभी के सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। आज अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये तो क्या इको फ्रेंडली होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लेस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये एविडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कभी भी खत्म नहीं होंगे, जबकि अपने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में खत्म हो जाएंगे। खत्म तो क्या होते हैं, फिनिश तो क्या होते हैं, वो उनको वापस बनने में काफी सारा टाइम लग जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी के अंदर क्या होता है, अर्थ की जो इंटरनल हीट है उसको बाहर निकाला जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये अपना सरफेस है, आप अभी हिमाचल में देखा होगा, मणिकर्ण एक जगह है, वहां पे यहाँ पे गर्म पानी के झरने होते हैं, तो ये यहाँ से पाइपलाइन डाल देते हैं और ये इंटरनल हीट की वजह से ये जो पानी है गैस बन के बाहर निकलता है, जिसको अपन टरबाइन वगैरह चलाते हैं। तो ये हो गया आपका जियोथर्मल। सोलर एनर्जी के लिए आपने गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो जगह है बेटा यहाँ पे सोलर एनर्जी के प्लांट बहुत ज्यादा, तमिलनाडु हो गया, इन रीजन में सोलर एनर्जी तो आपने घर पे भी देखा होगा, आपके गांव में, विलेज में, आसपास एरिया में सोलर पावर प्लांट्स। अपने यहाँ पावर प्लांट्स तो नहीं है, अपनी छतों के ऊपर एक प्लेट्स लगा के रखते हैं, इस प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जो अपनी समर सीजन है उसका तो लोड ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये विंटर सीजन का सारा लोड कवर कर लेता है। इवन अगर एक न्यूक्लियर फैमिली अगर है तो सोलर एनर्जी जो है, जो अपन अपनी रूफ के ऊपर लगाते हैं, उससे भी जनरेट की जा सकती है। ये आप रेगुलर शुरू से सुनते आ रहे होंगे। विंड मिल्स के अंदर क्या होता है, इसमें बड़े बड़े पंखे फैन से लगा दिए जाते हैं, ये घूमते हैं, इनके घूमने की वजह से क्या होता है, बड़े बड़े फैन होते हैं, तो ये जब घूमते हैं तो नीचे एक सिस्टम लगा हुआ रहता है, वो हमारे टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से अपना जनरेटर चलता है, और जनरेटर की वजह से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट किया जाता है। ठीक है, आजकल जो मोस्ट एडवांस है वो न्यूक्लियर हो गया। न्यूक्लियर में यूरेनियम हो गया, थोरोनियम हो गया, मोनोजाइट्स वगैरह हो गए, ये कुछ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड मटेरियल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी निकाली जाती है। इससे कहते हैं इन फ्यूचर अपनी जो, जैसे अपनी 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है, बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है अपनी वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, अपन कोयलों को जलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अपन को मालूम है इन फ्यूचर जो कोल है वो खत्म हो जाएगा, तो अपनी इन फ्यूचर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए अब अपन न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से कहते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। फिर एक अनदर नेम आ गया बायोगैस। बायोगैस आपने रूरल एरिया में देख लिया होगा, इसमें गोबर से गैस बनाई जाती है। इसके बहुत सारे फायदे हो गए। एक तो क्या है, वो जो कोल है उसको अपन जो काउ डंक है उसको अपन सीधा ही
गोबर को काऊ डंग में ट्रांसफर किया और फिर अपन ने उसको चूल्हे में डाला दिया। इससे क्या होता है, एक तो खाद नहीं मिली, दूसरा अपना एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया। जबकि बायोगैस से क्या होता है, बायोगैस से वो गोबर जो है वो एक सिस्टम में डाला जाता है। सिस्टम अगर आपने कभी देखा हो, ये ऐसा सिस्टम सा होता है, इसमें जैसे गोबर डाला, इसका जो सिस्टम है अंडरग्राउंड टैंक से रहता है। इस अंडरग्राउंड टैंक से रहता है जो जैसे जैसे इसमें ये अंदर फर्मेंटेशन की वजह से बदबू मारता है, छिड़ता है ये, जिसकी वजह से स्मेल वगैरह, इसमें जो गैस है वो यहाँ आ जाती है, एक पाइप घर के चूल्हे को जला देता है। एक तो अपना, और ये जो इससे जो गैस निकलेगी वो नॉन पोल्यूटेड गैस निकलेगी। अच्छा, अब ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको अपन अपने जो फील्ड्स वगैरह हैं उसमें डाल सकते हैं। फर्टिलाइजर का भी ये काम करेगा, फर्टिलाइजर का ये काम करेगा। तो देखो, एक काऊ डंग से अपन ने कितने सारी चीजें की, इसी को ही बायोगैस कहते हैं। और कुछ लोग होते हैं बायोगैस के बारे में नहीं जानते, तो वो इस मटेरियल को सीधा ही खेतों उसमें चूल्हे में डाल देते हैं और सारा चीजें वेस्ट हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के अंदर क्या होता है बेटा, जो आपके सी कोस्ट वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे एक टरबाइन सिस्टम लगा दिया जाता है। ठीक है, एक टरबाइन लगा दिया जाता है, सॉरी ऐसे ऐसे ये सिस्टम लगा देंगे। जैसे इसमें से वाटर अंदर आएगा, ये जो फैन है ये घूमेंगे, घूमने की वजह से वही अपना टरबाइन घूमेगा और जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यह उन एरिया में किया जाता है, जैसे आइलैंड्स वाले एरियाज हो गए जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, उन एरिया के अंदर ये किया जाता है। अब अपन जरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की थोड़ा सा रीडिंग लगा देते हैं। मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ मालूम है इस चीज के बारे में, फिर अपन बाद में मैग्नीज या एल्यूमिनियम को ले लेंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, fossil fuel sources such as coal, petroleum, natural gas and nuclear energy use exhaustible raw material. ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रीन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर। ये रीन्यूएबल है, मतलब जिसको अपन बार बार यूज कर सकते हैं, पॉल्यूशन भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार। These energy resources are more equitable distributed and environment friendly. Equitable का मतलब हो गया, जैसे अपने जितने भी मिनरल्स हैं they are not equally distributed throughout the world, even India also. हर जगह बराबर नहीं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आपको नॉन मेटेलिक मिनरल ज्यादा मिलते हैं, हालांकि यहाँ पे मेटेलिक मिनरल में सिर्फ क्या कॉपर ही तो मिल रहा है यहाँ पर, और जो आपको छोटा नागपुर वाले एरियाज हैं वहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। और जबकि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हर जगह सोलर एनर्जी होती है, हर जगह सनलाइट इक्वली होती है, हवा भी हर जगह इक्वल ही होती है। अच्छा, और अगर अपन जियोथर्मल की बात करें तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ध्यान रखना इन चीजों का। और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं क्योंकि ये बहुत ही लेस पॉल्यूटेड मटेरियल रिलीज करते हैं। The non-conventional energy sources will provide more sustained, eco-friendly, cheaper energy after the initial cost is taken care of. यानी कि एक बार इनकी जो इनको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो ही ज्यादा है, मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो इनकी बहुत ही कम होती है। आपने सुना होगा, एक बार सोलर पावर प्लांट्स या सोलर की प्लेटें अपने छत पे लगवा लेते हैं रूफ के ऊपर, तो 25 ईयर्स की उनकी वारंटी होती है, यानी कि उनकी कैपेसिटी है 25 सालों तक वो खराब नहीं होंगी। तो एक बार सेटअप की ही कॉस्ट है, बाद में कॉस्ट नहीं है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में 2-3 एलिमेंट्स ही हैं, थोरियम हो गया, यूरेनियम, मोनोजाइट वगैरह, ये ध्यान रखना। न्यूक्लियर एनर्जी हैज emerged is a variable source in recent time. Important mineral used for the generation of nuclear energy are uranium and थोरियम। अंडरलाइन कर लेना, एक बार पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड मटेरियल नहीं है। यूरेनियम डिपॉजिट ऑकर इन द धारवाड़ रॉक। Geographically, uranium ores are known in occur to several locations along the Singhbhum copper belt. It is also found in Udaipur. कई जैसे राजस्थान में भी काफी जगह मिल रहा है, ये तमिलनाडु वाले रीजन में भी और भी कई जगह पर ये आजकल मिल रहा है।
दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. थोरियम is mainly obtained from monazite and ilmenite in beach sand along the coast of केरल एंड तमिलनाडु में. जो थोरियम है वो मोनोजाइट डिपॉजिट्स हो गए, रॉक्स वगैरह होती हैं, उनसे ये निकलते हैं. वर्ल्ड रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट occur in पालक एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन उड़ीसा. यहाँ पर यूरेनियम के रिसोर्सेज मिलने की उम्मीद है, मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपन को बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम क्वालिटी या बहुत ही कम क्वांटिटी में मिल रहा है. एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1948. अंडरलाइन कर लेना इसको. व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टेब्लिश. प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द establishment of Atomic Energy Institute at Trombay in 1954. 1948 में बना दिया गया था. फिर इसके बाद में हमने एक दूसरा इंस्टीट्यूट बनाया ट्रॉम्बे में 1954 में. उसके बाद कहीं हमारी जो स्पीड है इसकी वो बढ़ी है. Which was renamed at the Bhabha Atomic Research Center in 1967. इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना कि कब कब कैसे कैसे नाम हुए. द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आर तारापुर. अच्छा, ये 6 पावर प्लांट्स हैं, इनके नेम्स आप एक बार याद कर लें. मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर हैं ये मैप के अंदर, और बहुत ही इजीली आपको ये याद भी हो जाएंगे. 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे. जैसे यूपी में है नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश हो गया. राजस्थान में कोटा हो गया. तारापुर हो गया मुंबई में है. काकड़पाड़ा है. देखो नेम सुनते हैं कि तारापुर महाराष्ट्र में होगा, रावत भाटा कोटा में होगा. कालपक्कम नाम अजीब है तो आंध्र प्रदेश में होगा, सॉरी तमिलनाडु. नरोरा उत्तर प्रदेश. केंगा और कर्नाटक दोनों के. और काकड़पाड़ा गुजरात में. तो 6 जो हैं ये पावर प्लांट्स हैं. एक बार फिर से सुन लो. एक तो यूपी में हो गया नरोरा, फिर उसके बाद में कोटा में हो गया राजस्थान में, फिर उसके बाद तारापुर हो गया. तारापुर के बाद में नीचे आ जाओ कर्नाटक में केंगा हो गया. अच्छा, वो काकड़पाड़ा गुजरात में हो गया, तारापुर हो गया, और फिर केंगा इसमें आ गया. फिर और ऊपर चलेंगे तमिलनाडु में तो कालपक्कम हो गए. या बहुत इजीली आपको ये याद हो जाएंगे. थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इनको आप ऐसे कर सकते हो. देखो नरोरा यूपी, फिर कोटा राजस्थान, फिर क्या आता है गुजरात में काकड़पाड़ा केजी गुजरात में. फिर आ गया आपका महाराष्ट्र के अंदर क्या आ गया आपका तारापुर. ठीक है. फिर उसके नीचे कर्नाटक आता है, कर्नाटक में केंगा. तो कितनों के 1 2 3 4 5. और फिर तमिलनाडु में आता है कालपक्कम. बहुत ही इजीली आपको लर्न हो सकते हैं. रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाते हैं. अब अपन चलते हैं सोलर पावर प्लांट्स पर. सन रे ट्रैप इन फोटोवोल्टिक सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. जो प्लेटें होती हैं वो फोटोवोल्टिक सेल्स की बनी होती हैं जो उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है. द 2 इफेक्टिव प्रोसेसेस considered to be very effective to tap solar energy are photovoltaic and solar thermal टेक्नोलॉजी. ये 2 टेक्नोलॉजी अपन इस्तेमाल करते हैं इसको जनरेट करने के लिए. सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज सम रिलेटिव एडवांटेज ओवर ऑल अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. इट इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट. इसको अपन आसानी से अपने घर पे सेटअप वगैरह कर सकते हैं. सोलर एनर्जी 7% मोर इफेक्टिव देन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट एंड 10% मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर प्लांट्स. देखो कितना अंतर आ रहा है. तो इसको इन फ्यूचर अपने घर में, अभी तो क्या है बेटा इसकी जो टेक्नोलॉजी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इस वजह से अपन सभी लोग इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन इन फ्यूचर मेरे को लगता है अपन इसको यूज करेंगे और करना पड़ेगा क्योंकि अपने कॉल खत्म हो जाएंगे फिर अपन कहाँ जाएंगे. इट इज जनरली यूज इन appliances like heater, crop dryer, cooker, etc. The western part of India has greater potential for development of solar energy in Gujarat and राजस्थान. जैसे मैंने आपको बताया था सोलर एनर्जी उन्हीं एरिया में लगती है जहां पे इसकी डायरेक्ट रेज अपन को मिलती है. अच्छा बेटे, गुजरात और राजस्थान के क्या है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया हो गया.
कैंसर वाला एरिया हो गया इस वजह से। अच्छा साहब इनको होगा सर तमिलनाडु में तो इक्वेटर के पास है तो बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी मिल सकती है। बेटा वहां पे क्या क्लाउड्स भी ज्यादा होते हैं, क्लाउड ज्यादा होते हैं, जैसे आपने मानसून वाले सीजन में देखा होगा क्लाउड्स आ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या डाउन पड़ जाता है। और ये जो महाराष्ट्र गुजरात है, तमिलनाडु सॉरी गुजरात और राजस्थान वाले एरिया है, गुजरात में कौन सा आपने नाम सुना होगा, व्हाइट डेजर्ट कहाँ है, कच्छ, कच्छ के अंदर व्हाइट डेजर्ट है, तो वहां पे कोई दूसरा कोई सिस्टम तो है ही नहीं अवेलेबल, तो वहां पे ये इजीली इंप्लीमेंट हो सकते हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के लिए ये जगह बहुत सही है, यहाँ पे हवाएं चलती हैं, लेकिन जो कच्छ वाली जो जगह हो गई वहां पे की बजाय जैसे जो कोस्टल रीजन जो होते हैं वहां पे विंड एनर्जी अपन को ज्यादा मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि बेटा वहां पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर रेगुलर बनता रहता है। पढ़ा होगा आपने लैंड टू सी एंड सी टू लैंड जो विंड्स हैं वो चलती हैं, याद है कुछ। विंड एनर्जी इस वजह से कोस्टल रीजन में विंड एनर्जी ज्यादा मिलेगी। Wind energy is absolutely pollution free, inexhaustible source of energy. The mechanism of energy conversion from blowing wind is simple. The kinetic energy of wind through a turbine is converted into electrical energy. जैसे मैंने आपको बताया था, ये फैन घूमेंगे तो नीचे टरबाइन वगैरह रहता है, तो वो टरबाइन घूमेगा, जनरेटर चलेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। The permanent wind system such the trade wind। अच्छा ट्रेड विंड क्या होती है बेटा, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं उन्हीं को अपन ट्रेड विंड्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ विंड्स ऑलवेज गिव द बेनिफिट टू द traders, that's why they get their name। Westerly and seasonal winds like monsoon have been used as source of energy. Beside these local wind, land and sea breeze can also be used to produce electricity। आ गया ना, लैंड टू सी और सी टू लैंड, तो इस वजह से कोस्टल रीजन के अंदर ही ज्यादा इफेक्टिव काम करती है। इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी, इंडिया ने इसको स्टार्ट कर रखा है। It has an ambitious program to install 250 wind-driven turbines with a total capacity of 45 megawatts, spread over 12 suitable locations। 12 जगहों के ऊपर इंडिया में ही लगाई गई हैं। The Ministry of Non-Conventional Source of Energy is developing wind energy in India is lessen the burden of oil import bill। अपन तेजी से इसकी तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि अपन इंडिया में फॉसिल फ्यूल्स मंगाना पड़ता है अपन को, इसलिए, और इसलिए ज्यादा काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अपन को ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़े उसके ऊपर। द कंट्री पोटेंशियल ऑफ विंड पावर जनरेशन एक्सीड 50,000 मेगावाट। इसको अपन बढ़ाते हुए जो अभी अपन 45 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, इसको 50,000 का अपना टारगेट, ऑफ विच 1/4 कैन बी इजीली हार्नेस इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। फेवरेबल कंडीशन फॉर विंड एनर्जी एक्सिट। देखा मैंने कहा था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक कोस्टल रीजन है, और राजस्थान का वो जहाँ पे डेजर्ट एरिया है उस जगह की बात कर रहे हैं। टाइडल एंड एनर्जी एंड वेव एनर्जी बता दिया कहाँ मिलते हैं, आइलैंड ग्रुप में कोस्टल रीजन पे ही ये लगाए जाते हैं। टाइड्स आती हैं, उस टाइड्स की वजह से क्या होता है, सी का उस पर्टिकुलर प्लेस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो पानी जब आता है तो आगे की तरफ जाता है और वापस लौटता है, तो भी उस फैन को वो इफेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से वो घूमता है। ओशन करंट आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफिनाइट एनर्जी। ओशन की जो वेव्स होती है उनके पास में बहुत ज्यादा पावर होती है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th and 18th century, persistent efforts were made to create a more efficient energy system from the caseless tidal waves and ocean current। 17th जो टाइम पीरियड था उससे अपन इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। Large tidal waves are known to occur along the west coast of India. Hence, India has the great potential for the development of tidal energy। अब बहुत ज्यादा वेव चलती हैं, टाइड्स आती हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी अपन को दे सकती हैं। कोस्ट बट सो फार दीज हैव नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड। एनर्जी बहुत सारी देती हैं, लेकिन अपने पास टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से अपन उस इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा यूज नहीं कर पाते। जियोथर्मल एनर्जी मैंने बताया आपको, इंटरनल हीट जो होती है अर्थ की
उसको यूज किया जाता है जियोथर्मल के रूप में। आपने सुना होगा अलवर के पास में भी वो ठंडे और गर्म पानी के झरने होते हैं, वो क्या है, वो जियोथर्मल एनर्जी उनसे जनरेट की जा सकती है। When the magma from the interior of Earth comes out on the surface, tremendous heat is released. जब अर्थ सरफेस से मैग्मा आता है, मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे रहता है वो सिस्टम, लिक्विड मोल्टन मटेरियल, तो उसको तो मैग्मा कहते हैं। When it come out from the earth surface, it converted into a, उसको फिर अपन लावा कहते हैं। और इसके पास में बहुत ही, इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा जो हीट है वो रिलीज होती है। The heat energy can successfully be trapped and converted to the electrical energy। इसको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है और कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा भी, the hot water that gives out through the Jaisalmer well is also used in generation of thermal energy। और कई बार जो गर्म पानी जो बाहर आता है उससे भी अपन जियोथर्मल या उससे भी अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इट इज This energy is now considered to be one of the key energy sources which can be developed as an alternate sources. The hot spring and geyser are being used since medieval period in India। इस सिस्टम को अपन बहुत ही पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं। लोग बाग इनको रिलीजियस प्लेस भी मानते हैं इन चीजों को। A geothermal energy plant has been commissioned at मणिकरण in हिमाचल प्रदेश। ये वाला जो सिस्टम है, ये मणिकरण मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ये एस्टेब्लिश किया गया है। अच्छा, इसमें एक बॉक्स में आ जाओ, कुछ लिखा हुआ है, द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन द सिटी ऑफ बॉयस, USA, where is a hot water pipe network was able to give heat to the surrounding building। This plant is still working। आसपास के जो एरिया थे, क्योंकि यूएसए में ठंड ज्यादा पड़ती है, ठंड की वजह से इससे हीट निकलती है और उस हीट को आसपास के एरिया में रिलीज कर देते हैं बिल्डिंग वगैरह में, ताकि वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए। बायो एनर्जी, बायोगैस एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा अपन इसको रीड कर लेते हैं, समझ में नहीं आता आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि गोबर से बनता है, इसके अलावा बायो जो भी अपना घर का जो वेस्ट वगैरह होता है उससे भी अपन बायो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। विच इंक्लूड एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। मैंने यहाँ तक सुना जो चाइनीज वगैरह होते हैं, आपने भी देखा होगा, वो तो कचरे से तेल बना देते हैं, फिर उस तेल को ये समोसे कचौरी वाले जो होते हैं आपके, इनको बेच देते हैं। तो आप ये कम खाया करें, आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। हो सकता है इंडिया के अंदर भी आ जाए ये चीजें। बायो एनर्जी इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि इससे अपन फ्यूल या घर की जो गैस है एलपीजी टाइप में ऐसा जनरेट कर सकते हैं, जबकि इससे अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। It will also process the waste and garbage and produce energy. This will improve economic life of rural area in developing country। अब देखो, ये जो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उसमें लोगों की इकोनॉमिक लाइफ को बढ़ा सकती है। कैसे? भाई जैसे गांव में क्या होता है, लोग एनिमल्स तो रखते ही हैं, उनके जो काउ डंग्स वगैरह हो गया, उसको वो लोग उपले वगैरह बना के जला देते हैं, उसका सिर्फ वो वन ही यूज कर पाए, जबकि उसका वन से ज्यादा वे में यूज किया जा सकता। जैसे मैंने बताया, उसको वो इसमें डालेंगे तो ये वेस्ट मटेरियल तो एज इट इज फर्टिलाइजर के रूप में काम आ गया, और जो गैस बनी उस गैस से ये अपना कुकिंग गैस कर सकते हैं। reduce environment pollution, enhance self reliance and reduce pressure on fuel wood। अच्छा, अगर ये सिस्टम करेंगे, जो पीपल्स हैं जो फ्यूल वुड जो हैं जंगल से लकड़ी वगैरह, कॉमन जो लैंड्स होती है वहां पे झाड़ियां वगैरह निकाल के तोड़ के ले आते हैं और अपने फॉरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अगर ये सिस्टम करेंगे तो इन सभी को ही फायदा हो जाएगा। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्युनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली जो है वहां पे ओखला के अंदर इस प्रकार का जो दिल्ली का जो वेस्ट है वो सारा इकट्ठा किया जाता है और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। प्लीज अंडरलाइन
अच्छा, अब आपको थोड़ा सा अपन कोई एक हार्ड सा टॉपिक ले लेते हैं। अब अपन एल्युमिनियम ले लेते हैं। अपन क्या करेंगे बेटा, ये जो आपके जो इस चैप्टर है मिनरल्स के अंदर, मिनरल्स में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ही और साथ में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आप सभी जानते हैं, ठीक है। इनकी ज्यादा माइंस वगैरह नहीं है तो इनको इजीली लर्न किया जा सकता है। सबसे जो टिपिकल आपका आएगा वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा। इसमें आपका फेरस हो गया, फेरस के अंदर आपका आयरन, मैग्नीज हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कोल भी हो गया। कोल मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट कर दिया टॉपिक में, तो आप उसको वहां से देख लेंगे। कोल हो गया, बक्साइट हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारी जो है इनकी माइंस वगैरह जो है ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो आज अपन जो है ये अपन बक्साइट ले लेते हैं। बक्साइट जो होता है, बक्साइट से एल्युमिनियम गेन होता है। ये बहुत ही हल्का मेटल है जिससे एरोप्लेन्स वगैरह बनते हैं, घर में यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते हैं। और जब ये डिस्कवर किया गया था तो इसके बारे में एक धारणा है, जब इसको सबसे पहले 10th की बुक के अंदर है ये, सबसे पहले जब इसको यूज किया गया तो वहां के एक राजा था, उसने इसको गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और उसने जो कपड़े पहनता था उनमें बटन वगैरह जो भी वो भी एल्युमिनियम के बनते थे। और बाद में एल्युमिनियम की इतनी माटी पीटी कि जो भिखारी जो भीख मांगता है जिस बर्तन में, वो एल्युमिनियम का ही होता है, ठीक है। तो अब भारत के अंदर एल्युमिनियम कहाँ का मिलता है इंडिया के अंदर, वो आप नेम याद में सिर्फ 4 जगह पे ही मिलता है। कटनी, कटनी का है एमपी के अंदर है। फिर अमरकंटक हिल्स हैं बालाघाट मैकाई हिल्स हो गया, और कोरापेट उड़ीसा में। सिर्फ इन 4 जगह पर आपको ये मिलता है। एक बार आप यहाँ पे देखें बेटा, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। इसमें एम, ये बॉर्डर है, एम बॉर्डर पे हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया। देखो बुक के अंदर आ जाओ, ये रहा कटनी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहां पर ये रहा अमरकंटक। अमरकंटक याद रखना, अमरकंटक से नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है ये यहाँ से निकलती है, तो याद हो जाएगा। तो पहला तो हो गया कटनी, काट देंगे कटनी, फिर अमरकंटक, और फिर मैकाई हिल्स। ये भी कहाँ है, बॉर्डर पर। ये देखो ये रहा मैकाई हिल्स, इसके नीचे ये रहा, ठीक है। और मैकाई हिल के बाद में फिर आ जाओ उड़ीसा में, ये रहा उड़ीसा में इस जगह कोरापेट। इन 4 जगह पर ही आपका एल्युमिनियम निकलता है। आसानी से आपको ये लर्न हो जाए। अब थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं। बक्साइट, बक्साइट इज द ओर विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम। बक्साइट जो है इस ओर का यूज किया जाता है एल्युमिनियम बनाने में। एमसीक्यूज में आ सकता है, बक्साइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग विच मेटल, तो आप लिख सकते हैं। Bauxite is found mainly in tertiary deposit and is associated with laterite rock occurring extensive either on the plateau or hills range of peninsula. Tertiary deposits, टर्सरी डिपॉजिट में वेस्ट मटेरियल जो होता है उसकी वजह से, आपने सुना होगा रॉक्स फॉर्मेशंस के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नेशियस रॉक्स, ठीक है। अच्छा, मोस्टली कहाँ मिलता है, हिली एरियाज में मिलता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कटनी, अमरकंटक, मैकाई हिल दोनों के दोनों ही कहाँ पर हैं, आपके हिली एरियाज हो गए। उड़ीसा हैपन, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था जितनी भी मिनरल्स हैं मोस्टली उड़ीसा में मिलती हैं। अगर आपको डाउट हो तो ही आप उड़ीसा भरना, नहीं है डाउट तो आप अपना जो लर्न है वो, चाहे कोयल हो, आयरन हो, सभी के सभी जो है आपके उड़ीसा में ज्यादा मिलते हैं। मैग्नीशियम हो। टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, कालाहांडी एंड संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर हैं ये। The other 2 area which have been increased their production are बोलनगिर एंड कोरापुट। कोरापुट का है, उड़ीसा की बात चल रही है अपनी, है। पैटलैंड ऑफ झारखंड इन लोहारडंगा हैव रिच डिपॉजिट। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अदर मेजर प्रोड्यूसर। इनके अलावा जैसे मैंने भी आपको 4 माइंस बताई, तो 4 इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी ये कई जगह पर मिलता है। मध्य प्रदेश, गुजरात अचेत हो गया। भावनगर, जामनगर इन गुजरात हैव द मेजर डिपॉजिट। छत्तीसगढ़ हैज बक्साइट डिपॉजिट, अमरकंटक, प्लेटू, वाइल, कटनी, जबलपुर एरिया एंड बालाघाट इन मध्य प्रदेश।
हैव इम्पोर्टेंट डिपॉजिट ऑफ बक्साइट। कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, संतारा, पुणे एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर। बेटा इन नेम को 2-4 बार बोलोगे तो नाम से पता चल जाएगा ये एरिया कहाँ का है। इन महाराष्ट्र आर इम्पोर्टेंट। तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गोवा आर माइनर प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट। ये छोटे प्रोड्यूसर्स हैं बक्साइट के। अब ले लेते हैं कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर भी थोड़ी ही प्लेसेस में मिलता है। कॉपर जो है यह भी बहुत ही इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है कॉपर, और अच्छा जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो कॉपर के ज़्यादा अच्छे होते हैं रेदर देन द एल्युमिनियम। आपने देखे होंगे घर में, और कॉपर के लिए ये भी कहा जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में कॉपर को यूज़ किया जाता है। तो कॉपर कहाँ का होता है? कॉपर आपके इस राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, चूरू नाम सुना होगा, नहीं खेतरी जो है वहाँ निकलता है। अलवर में भी कुछ जगह पर निकलता है ये, उदयपुर में भी कई जगह पर निकलता है। फिर आ जाते हो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बालाघाट वगैरह है, यहाँ पर भी ये निकलता है। अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इट इज अलोएबल, मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये बेटा क्वालिटी होती है मेटल्स की, मतलब इनकी वायर्स बन सकते हैं, इनकी शीट्स बन सकती है। इट इज ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। पुराने ज़माने में गोल्ड जो होता है बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, इसके साथ में कोई दूसरा मटेरियल मिलाना पड़ता है। तो ये लोग पहले कॉपर मिलाते थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा और ज़्यादा मजबूत हो जाता था। आजकल जो है प्लेटिनम वगैरह जो है कॉस्टली जो मटेरियल है वो मिलाए जाते हैं गोल्ड के साथ में। कॉपर डिपॉजिट मेनली ओकर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में उगाया जाता है। और इसके अलावा बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी का मिलता है कहाँ पे? अग्नि गुंडाला, गोंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, चित्रदुर्गा हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में भी मिलता है। अब एक और करवा देते हैं, माइका बोलते हैं इसको। माइका क्या काम आता है बेटा? इनके कई बार यूज भी पूछ लेते हैं, क्या यूज होता है। माइका मोस्टली जो है हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है। ये हीट रेजिस्टेंस मटेरियल जैसे आपने आयरन में देखा होगा, हमारी प्रेस में देखा होगा, हीट जो है कपड़ों को गर्म करते हैं, सॉरी प्रेस करते हैं तो हीट नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं आती है, क्योंकि उसके ऊपर एक माइका की एक छोटी सी जो शीट है वो लगी हुई होती है, ठीक है। माइका इज मेनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में क्या अंतर है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके टीवी, फ्रिज वगैरह जो होते हैं, होम अप्लायंसेज वो आते हैं, मोबाइल फोन भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आएगा। और इलेक्ट्रिक में आपके जैसे वायर्स आ गई, स्विच आ गए, ये इलेक्ट्रिकल के अंदर आ गए। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही पतली शीट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जो बहुत ही मजबूत होती है, टफ होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। Mica in India is produced in Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana and Rajasthan, followed by Tamil Nadu. West Bengal and Madhya Pradesh. In Jharkhand, high quality mica is obtained in belt extending over a distance of about 150 kilometer in length and about 22 किलोमीटर। इस एरिया में ये फैला हुआ है, 150 लेंथ में और 22 वाइड में ये फैला हुआ है। In Vath in Lower Hazaribagh Plateau in Andhra Pradesh, Nellora district produce the best quality mica. In Rajasthan, mica belt extend for about 320 km from Jaipur to Bhilwara and around Udaipur. यानी कि बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ रहता है। कर्नाटक इसके अलावा और भी कई जगह पे मिलता है, मैसूर, कर्नाटक, कोयम्बटूर, काफी सारी जगह हैं इनमें ये माइका मिलता है। अच्छा, इनके में बेटा एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइका, ठीक है। हाँ, कहाँ पे मिल सकता है, किस एरिया में ज्यादा मिलता है, यही आपके आता है। मेरे हिसाब से ये चैप्टर पूरा हो गया। आज इसको थोड़ा सा अपन हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, रिवीजन करने से पहले ये आ गया, इनको कंजर्वेशन की
इनका कंजर्वेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपने मिनरल्स जो हैं ये लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इन फ्यूचर ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए अपन को इनके सब्स्टिट्यूट जो हैं वो ढूंढने होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने इंडिया में पहले आयरन निकाला, ये मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। सपोज कीजिए 100 kg की रिक्वायरमेंट थी 1950 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये समझाने के लिए। फिर पॉपुलेशन बढ़ी, तो पॉपुलेशन बढ़ी तो आयरन की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। आयरन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो गया, लोगों ने पता चल गया साइंटिस्ट को हमारे को इन फ्यूचर ये खत्म हो जाएंगे, तो हमने इनके सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग गए। फिर अपन ने स्टील बनाया। अब हमारी पॉपुलेशन सपोज कीजिए डबल हो गई, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टील बना रहे हैं। तो स्टील में क्या है, वो ही दूसरे मटेरियल मिलाने के बाद भी अपन को आज भी जो आयरन है वो 100 kg ही जरूरत पड़ रहा है। फिर जैसे टाइम बढ़ता गया, पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, अब क्या हो गया, अपन लोग हैं स्टील की जगह प्लास्टिक यूज करने लग गए। प्लास्टिक में भी अपन क्या करने लग गए, आजकल फाइबर। आपके घर में देख लो, मोस्टली जो चीजें हैं आयरन की कम होंगी, स्टील की थोड़ी और ज्यादा होंगी, और प्लास्टिक में या फाइबर की और भी ज्यादा होंगी। चेयर्स वगैरह भी, पहले कार वगैरह आती थी, ट्रांसपोर्ट, ये मोटर व्हीकल्स होते थे पहले, सारे के सारे लोहे के बने होते। पुरानी कोई बाइक्स हो, देखना आप लोग, एनफील्ड जो है नाम सुना होगा। एनफील्ड बाइक इतनी महंगी क्यों आती है, क्योंकि वो प्योर आयरन या स्टील में ही बनती हैं। जबकि आज वाली जो बाइक्स आ रही है उनमें देखो आप, मोस्टली मटेरियल जो होता है प्लास्टिक या फाइबर का लगा हुआ रहता है, इस वजह से वो बाइकें सस्ती होती हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन वापस आ जाता है, आयरन की कितनी क्वालिटी होती है, HM, हेडमास्टर। बेटा ध्यान रखना, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट पीछे है लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी का है, और ये थोड़ी सी लोअर क्वालिटी का है, ठीक है। इसी तरह अपन कॉपर पे आ जाते हैं। कॉपर की भी 4 क्वालिटी होती है, ABPL, ध्यान रखना, एंथ्रासाइट, बिटुमेनी पीट और लिग्नाइट, ठीक है। अच्छा, कोल कहाँ कहाँ मिलता है, अच्छा कॉपर लिख दिया क्या मैंने कोल था ये, CO, कोल था है। अब है कोल कहाँ कहाँ मिलता है, मैंने आपको एक कोड बताया था, कोड याद है, BJR, KT, SS, नव, आया कुछ याद को, बोकारो, जायरिया, रानीगंज, कोरबा, तलचर, सिंगरेली और नवेली। बेटा ये कोड आपको बनाने पड़ेंगे, बगैर कोड आपको ये याद नहीं होगा। कई बार कह देते हैं कि इनको मार्क करो, तो बोकारो कहाँ गया, झारखंड में। जायरिया बॉर्डर पर हो गया झारखंड और वेस्ट बंगाल के। रानीगंज वेस्ट बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, और ये मध्य। ये आपको बेटा लर्न होने चाहिए। इंडिया में जो मिनरल्स हैं कहाँ कहाँ ज्यादा मिलते हैं, तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्टर्न में, साउथ वेस्ट में, और दूसरा क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न में। यहाँ इन 3 जगहों पर मिलते हैं। वैसे सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न में मिलते हैं, उसके बाद में साउथ वेस्टर्न है, और नॉर्थ ईस्टर्न में ही आपका ये छोटा नागपुर, प्लेट्यू, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ये भी आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द मेजर ऑयल फील्ड्स लोकेटेड। तो सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड्स कहाँ हैं, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो ऑयल फील्ड्स हैं वो आपके आसाम में, क्योंकि सबसे पहले अपन ने वहीं पे ही ट्राई किया था, उसके बाद में अपन ने वहां पे रेगुलर ट्राई किया, लेकिन वहां पे कम मिलता है। सबसे ज्यादा निकलता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद में फिर गुजरात में, फिर कहीं आसाम में निकलता है। तो आपके जो ऑप्शंस है इनमें आसाम का ही नाम है, इसलिए आप आसाम ही इसको कंप्लीट करें। सबसे ज्यादा मेजर ऑयल फील्ड्स कहाँ पे हैं, तो आसाम होगी। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्टेड। सबसे पहले पावर स्टेशन जो था वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो कालपक्कम, नाम याद आया, तमिलनाडु में। वो किस लिए, मैंने आपको बताया था, कालपक्कम तमिलनाडु, जो अभी अपन भामा रिसर्च एटॉमिक के बारे में बात कर रहे थे, वो वहीं पे ही है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल नॉन एज द ब्राउन डायमंड, जिसको ब्राउन डायमंड्स भी कहते हैं। ब्राउन डायमंड किसको? लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है कि कौन सी क्वालिटी है बताओ? लिग्नाइट जो है यह है आपके कोल की क्वालिटी है, 4th क्लास का इसमें आपका कोल जनरेट होता है। विच ऑफ द वन फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें? नॉन रिन्यूएबल तो हाइडल, सोलर, थर्मल और विंड पावर, बताओ कौन सा है? तो ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं।